हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंग्लिश ग्रामर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम 50 ऐसे ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम या फिर यूपीएससी का सीवीएस या एनडीए या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। इंग्लिश अगर आपके सब्जेक्ट है उस एग्ज़ाम में, तो इसका मतलब कि ये रूल्स आपको आने ही चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी रूल है सारे के सारे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो देखें और इन रूल्स को अच्छे से समझें। मेरी गारंटी है कि आपको इन रूल्स में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस में, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में इसके सवाल पूछे जाते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। कि भाई अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लूरल के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो ही के साथ में यहाँ पे राइट्स आया है एस या ईएस वाली फॉर्म, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। तो ही के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट है दे राइट लेटर्स। अब दे के साथ में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। तो हमने यहाँ पे राइट लिखा है, राइट्स नहीं लिखा है। ही, शी, इट, इन सब के साथ में क्या आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। ठीक है, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर अगर हो तो उनके साथ में, और यू, वी, दे, इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट देखिए द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। भाई दो जने हैं यहाँ पे, दो सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पर, आर लगाया है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कॉमन एरर का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही देखना है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर है या नहीं। क्लियर है बात। मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ही कम टाइम वेस्ट करते हुए आपको ये सवाल मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आर सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इस तरह के जब भी ये अपने बडी वाले आते हैं वो हमेशा सिंगुलर में काउंट होते हैं। क्लियर है बात, वो हमेशा सिंगुलर में काउंट होंगे। ये सवाल पूछा जाता है, एग्जाम्स में आता है। एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी, कि सभी जो है वो क्या है, खुश है। तो एवरीबडी क्या है, सिंगुलर है। नोबडी नोज दी आंसर, कि भाई इसका जवाब कोई नहीं जानता, तो नोबडी क्या है, सिंगुलर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये जो एवरीबडी, नोबडी है, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, somebody या someone हैज लॉस्ट हिज या हर कार, हिज कीज। ओके, सिंगुलर आएगा इसके साथ में, someone है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर में काउंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं। आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग कब होता है, जब कोई नाउन हम पहली बार इंट्रोड्यूस करें किसी सेंटेंस में। और द का कब होता है, जब या तो कोई स्पेशल चीज हो और या फिर वो जो सब्जेक्ट है वो फेमिलियर हो हमारे साथ। ठीक है, वो जो वर्ड यूज हुआ है, नाउन यूज हुई है, वो हमारे साथ फेमिलियर हो, पहले यूज हो चुकी हो, तो हम द का यूज करते हैं। जैसे कि आई सो अ बेगर, मैंने एक भिखारी देखा। तो भिखारी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टाइम आया है नाउन, तो हमने यहाँ पर ए लगाया है। ठीक है, सिंगुलर जो भी होगा उसके साथ में ए या एन लगाएंगे। जैसे कि ही बॉट एन ऑरेंज, उसने एक ऑरेंज खरीदा। तो ऑरेंज हमारे लिए क्या है, एक नई चीज है। तो इसलिए हमने, अब अगर सेंटेंस को आगे और कैरी फॉरवर्ड करना है और दोबारा ऑरेंज का यूज करना है, तो हम द का यूज कर सकते हैं। क्लियर बात। लेकिन फर्स्ट टाइम जब उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमेशा ए या एन आएगा। नेक्स्ट देखिए, द सन राइजेज इन दी ईस्ट। यहाँ पे सन क्या है, स्पेशल है। उससे पहले हमेशा क्या यूज करेंगे, हम द यूज करेंगे। क्लियर है बात। और दिशाओं से पहले क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स में क्या होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस अगर है, क्वेश्चन टैग दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, दो पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। इसमें अगर फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव में है और फर्स्ट सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है, तो अगला सेंटेंस जो होगा वो उसके ऑपोजिट होगा एकदम। तो मतलब अगर फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव में है तो अगला नेगेटिव में होगा, फर्स्ट नेगेटिव में है तो अगला पॉजिटिव में होगा। क्लियर है बात। जैसे कि शी इज कमिंग, फर्स्ट सेंटेंस आ गया, एग्जाम में आपको ऐसे देखने को मिलेगा
कि इसको आगे ब्लैंक छोड़ा जाएगा। तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव में है तो सेकंड किस में होगा, नेगेटिव में होगा। देखो हमने यहाँ नोट लगाया, क्लियर है बात। तो क्वेश्चन टैग का इतनी सी बात होते ही हमारा 60-70% ये टॉपिक क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट पार्ट नेगेटिव में है तो सेकंड पार्ट किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ही डजंट प्ले क्रिकेट, फर्स्ट क्या है, नेगेटिव है, तो सेकंड क्या होगा, डज ही, सेकंड होगा। अब क्वेश्चन बनेगा लेकिन वो होगा पॉजिटिव में, तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, फिर मतलब क्या होगा, खेलता है, इसका ये वापस क्वेश्चन बन जाता है। दी केम अर्ली, वो जल्दी आ गए, डिडंट दे। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, और जो प्रोनाउन होता है या सब्जेक्ट होता है वो हमेशा वही रहता है। इतनी सी बात क्वेश्चन टैग के टॉपिक में होती है, क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंजक्शंस। कंजक्शंस का यूज कहाँ होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने में, दो सेंटेंस, दो क्लॉजेस को जोड़ने में, जैसे कि बट, एंड, सो, बिकॉज, ये जब भी आपको देखने को मिले तो ये क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं और सेंटेंस को ये जोड़ते हैं। जैसे कि ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको इनका मतलब पता है तो आप 100% वो क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे और आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर बात। जैसे कि एंड का मतलब क्या होता है, और, एंड का मतलब क्या हो गया, और, बट का मतलब क्या हो गया, लेकिन, सो यानी इसलिए, सो, बिकॉज, ये दोनों क्या करते हैं, रीजन बताते हैं। बिकॉज यानी क्योंकि, क्लियर है। शी स्टडीड हार्ड सो शी पास्ट, भाई उसने मेहनत की इसलिए वो क्या हो गई, पास हो गई। तो ये सो ने इन दोनों को जोड़ा है। आई डिडंट गो बिकॉज आई वॉज अनवेल, मैं नहीं गया था क्योंकि मैं बीमार था। तो बिकॉज ने इन दोनों सेंटेंस को क्या है, जोड़ा है। तो ये क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीदर नॉर और ईदर और, ये क्या होते हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल होता है कि जो सबसे नजदीकी वर्ब होती है वो नाउन से एग्री करती है, क्लियर है बात। देखते हैं चले, नीदर दी मैनेजर नॉर दी वर्कर्स वर अवेलेबल। अब इसमें क्या देखना है, और जो कॉमन एरर्स में या फिलअप्स में जो सवाल पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाएगा आपको, क्लियर है, इस पोर्शन से। अब ये जो वर है, ये यहाँ पे वर आएगा या वॉज, ये डाउट होता है कि भाई यहाँ पर जो मैनेजर है वो एकदम सिंगुलर है और ये वर्कर्स है ये प्लूरल है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस पे डिपेंड करेगा, वर्कर्स पे। ये हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, वर्कर्स पे, ठीक है, मैनेजर पे डिपेंड नहीं करेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखने वाली होती है। इधर शी और आई एम गोइंग, ठीक है, या तो वह जा रही है या फिर मैं जा रहा हूं। तो एम किसकी वजह से आया यहाँ पर, आई की वजह से। तो जो हेल्पिंग वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट है उसी पे वो डिपेंड करेगा, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाउन प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोनाउन एग्रीमेंट। जैसे कि प्रोनाउन को उसके नाउन के जेंडर नंबर से मैच करना चाहिए, सही है बात। भाई अगर जो नाउन है उसी के हिसाब से हम प्रोनाउन लगाएंगे, वो अलग नहीं होना चाहिए उससे। जैसे कि यहाँ देखिए, एवरी गर्ल ब्रॉट हर आईडी कार्ड, एवरी गर्ल ब्रॉट हर आईडी कार्ड। तो यहाँ पर जो हर आया है वो किसकी वजह से आया है, एवरी गर्ल की वजह से। तो यहाँ इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हम, हर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरी गर्ल ब्रॉट हर आईडी कार्ड, हर लड़की है वो अपना आईडी कार्ड लाई है। ऑल प्लेयर्स शुड वियर देयर यूनिफॉर्म्स, यहाँ पे देयर क्यों आया है, ऑल प्लेयर्स की वजह से। देयर के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते हम, हिज नहीं लिख सकते, हर नहीं लिख सकते। तो जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड होना बहुत जरूरी है। सवाल ये पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पे कुछ चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे वन लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, वंस, इसके अलावा कुछ हम यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से सब्जेक्ट जो होगा उस नाउन को ही हम सेम प्रोनाउन में यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ सम एंड एनी। अब सम का यूज कहाँ होता है, सम का यूज होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हम सम का यूज करते हैं, और एनी का यूज करते हैं या तो नेगेटिव में, मोस्टली हम इसको नेगेटिव में यूज करते हैं, और या फिर इंटरोगेटिव में करते हैं, क्लियर है बात। जैसे कि आई वॉन्ट सम वाटर, आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। हमने यहाँ पे सेंटेंस एफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या किया हमने, सम यूज कर लिया, यहाँ पर एनी यूज नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव है, डू यू हैव एनी बुक्स, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एनी यूज कर लिया। शी डिडंट गिव मी
एनी रिप्लाई, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। नेगेटिव है तो यहाँ तो 100% एनी ही आएगा, सम नहीं आएगा। क्लियर है बात? तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात यही है कि एनी को हम यूज करेंगे नेगेटिव में और सम को यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनमें क्या फर्क है? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू होता है वो, उसका मतलब होता है कि भाई ना के बराबर, और ये तीनों के तीनों काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उनके साथ में अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू यूज होते हैं। और फर्क इतना है कि फ्यू का मतलब होता है जहां पर ना के बराबर कोई प्रोग्रेस हो, जैसे कि फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड, फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड, इसका मतलब ये होता है कि भाई बहुत कम स्टूडेंट्स ने समझा, ना के बराबर। फ्यू अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। अ फ्यू अगर मैं बोलता हूं तो अ फ्यू पीपल सपोर्टेड हिम, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट किया, मतलब कुछ है अपने, वो जो नंबर है वो थोड़ा पॉजिटिव है। अगर 100 जनों की बात हो रही थी, तो अगर मैंने सम यूज किया है तो कम से कम 25-30 इतने लोग होंगे सपोर्ट करने वाले। लेकिन फ्यू में क्या होगा, एक दो ही मात्र, 100 में से एक दो, मतलब ना के बराबर। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट है, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड वर लॉयल। द फ्यू का मतलब होगा कि भाई होने तो कम चाहिए, लेकिन जितने भी हैं सारे। तो द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, मतलब उसके जितने भी फ्रेंड थे थोड़े बहुत, वर लॉयल, वो उसके साथ में क्या थे, वफादार थे। तो द फ्यू का मतलब कम है, लेकिन कम चाहे कितना भी हो वो सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर में भी आते हैं और प्लूरल में भी आते हैं। जैसे कि जूरी अगर आ गया आपके सामने, जूरी वर्ड जो है वो प्लूरल में भी आएगा और सिंगुलर में भी आएगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है। अगर उनकी कंबाइंड बात हो रही है, अगर ज्यूरी की बात यहाँ पर एक यूनिट हो रही है कि भाई जितनी भी ज्यूरी है उसको एक बेंच माना हमने, तो उसको हम सिंगुलर में जारी करेंगे। ठीक है, जैसे कि द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, वो जो ज्यूरी है उसने अपना क्या किया, निर्णय दिया। ज्यूरी का मतलब होता है जो जजेस होते हैं 5-6, जो अपना फैसला सुनाते हैं किसी मुद्दे पर, तो वो ज्यूरी अगर हम एक काउंट कर रहे हैं उसको सबको मिलाकर, तो उसको हम सिंगुलर में लेंगे। और अगर सेंटेंस को पढ़कर ऐसा लगे कि उसको डिवाइड किया गया अलग अलग लोगों में, तो हम वहां पर प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, पुलिस को हम प्लूरल में यूज करेंगे, तो पुलिस आर ऑन ड्यूटी। मोस्टली हम पुलिस को अलग अलग मानते हैं और उसको प्लूरल मानते हैं। जैसे पीपल वर्ड है, जैसे पीपल प्लूरल में आता है, तो पुलिस भी प्लूरल में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवॉइड डबल नेगेटिव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि भाई किसी भी सेंटेंस में, एक सिंगल सेंटेंस में हमको दो नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, आई डिडंट मीट एनीवन, आई डिडंट मीट एनीवन, सही बात है ये। तो इसमें हम आई डिडंट मीट नो वन ये हम नहीं लिख सकते, है ना। आई डिडंट मीट एनीवन ये सही सेंटेंस है। नीचे वाला जो गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट आ गया और यहाँ पर नो वन आ गया, है ना। तो एक ही सेंटेंस में हम दो बार नो का यूज या दो नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, एक पॉजिटिव यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो हमेशा डबल नेगेटिव्स को अवॉइड करना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का प्लेसमेंट कहाँ पर होगा? ठीक है, जैसे कि ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, तो हमने ऑलवेज को कहाँ यूज किया है? जस्ट वर्ब से पहले। ठीक है, शी हैज ऑलरेडी कम, वह पहले से ही आ चुकी है, वह पहले से ही आ चुकी है। ऑलरेडी को हमने क्या कहाँ यूज किया? जस्ट कम से पहले। तो हमेशा एडवर्ब्स को वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के पास में रखना चाहिए। क्लियर है बात? एडवर्ब्स का हमेशा ध्यान रखना आपको कि वर्ब के पास में ही उसको प्लेस करना है। अगर वो आगे पीछे जा थोड़ा दूर आया हुआ है तो इसका मतलब उसका यूज गलत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए इसका आप स्टार लगा लीजिए, आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन सीधा मिलता है। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली अगर कभी आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई जैसे ही कोई काम हुआ था उसके बाद में दूसरा काम हो गया। क्लियर है बात? उसके बाद में हमेशा व्हेन आएगा, हमेशा क्या आएगा? व्हेन आएगा। जैसे कि हार्डली हैड आई एंटर्ड, हार्डली हैड आई एंटर्ड व्हेन द बेल रैंग, कि भाई मैं जैसे ही घुसा था घंटी बज गई। क्लियर है बात? दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन के खत्म होते ही दूसरा एक्शन होता है, तब हम हार्डली या स्कैर्सली का यूज
करते हैं, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, दोनों नेगेटिव वर्ड है। सेंटेंस का फॉर्मेशन आप इसमें ध्यान रखना। हार्डली के बाद में हैड आता है सब्जेक्ट से पहले, क्लियर है बात। हार्डली हैड आई, है ना। स्कैर्सली हैड दे, तो मतलब सब्जेक्ट से पहले हैड आया है, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है वो है व्हेन। व्हेन के अलावा हमें यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं करना है, देन का यूज नहीं करना है, इसके अलावा भी कुछ आ जाए तो उसका यूज नहीं करना है। हमें क्या यूज करना है, व्हेन। बिफोर का कभी कभी आता है लेकिन ना के बराबर, क्लियर है बात। तो हमेशा ध्यान रखना कि व्हेन यूज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जैसे ही कोई काम हुआ या फिर थोड़ा बहुत ही हुआ था ना के बराबर, तब तक दूसरा काम शुरू हो गया। स्कैर्सली हैड दे ईटन, क्योंकि उन्होंने खाना खाया ही था व्हेन द गेस्ट केम, और उसके बाद में गेस्ट आ गए, क्लियर बात। तो दो एक्शन हुए, एक के जस्ट बाद में दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नो सूनर, ठीक है, इसका मतलब भी हार्डली स्कैर्सली के जैसा ही होता है, लेकिन नो सूनर जब सेंटेंस में आता है तो उसके बाद में क्या यूज होगा, देन यूज होगा। व्हेन का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे। कॉमन एरर्स में सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नो सूनर हैड आई सेट डाउन देन द फोन रिंग, मतलब इसका भी सेम है कि मैं बैठा ही था कि फोन बज गया, मतलब जैसे ही एक काम खत्म हुआ और दूसरा हो गया। तो नो सूनर जब भी आ जाए, फॉर्मेशन इसका भी सेम है, हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, लेकिन बाद में यूज होगा देन। नो सूनर डिड ही लीव, नो सूनर डिड ही लीव देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, वो जैसे ही गया था बारिश शुरू हो गई। देन का यूज करेंगे नो सूनर वाले सेंटेंस। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ पर व्हेन लिखेगा, उसको हमेशा गलत मानना है। नेक्स्ट टूल देखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता है कि इसमें आप जिन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी नाउन को वर्ब के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, क्लियर है बात। तो देखो, दोनों पार्ट्स के जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वो एक जैसे होने चाहिए, क्लियर है बात। जैसे कि शी नॉट ओनली डांसेस बट ऑल्सो सिंग्स, यहाँ पे देखो डांस की बात हुई है, किसी वर्ब की बात हुई है, तो यहाँ पर भी वर्ब की बात हुई है। तो शी नॉट ओनली डांसेस बट ऑल्सो सिंग्स, भाई वो सिर्फ नाचती नहीं है, गाती भी है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ये उसकी क्वालिटी बताई है, तो वापस यहाँ पर भी क्या बताई है, उसकी क्वालिटी बताई, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। तो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है बट ऑल्सो ऑनेस्ट, वो ईमानदार भी है, क्लियर है बात। नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं, बिटवीन और अमंग कहाँ यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं जो नई इंग्लिश सीख रहे हैं बच्चे, उनको बिटवीन और अमंग में फर्क नहीं पता चलता है। तो बिटवीन और अमंग का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना, है ना, किसी चीज को डिवाइड करना, बांटना कुछ लोगों में। अब कितने लोगों में बांटने पे बिटवीन आएगा, दो लोगों में। अगर आप कोई चीज दो जनों में बांट रहे हो तो बिटवीन आएगा, और अगर तीन या उससे ज्यादा है तो क्या आएगा, अमंग आएगा, क्लियर है बात। जैसे कि शेयर दिस बिटवीन यू एंड मी, भाई इसको बांटो तुम्हारे और मेरे बीच में, दो जने हैं यहाँ पर, तो हमने क्या यूज किया, बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है और यहाँ पे अमंग यूज हुआ है, इसका मतलब कि वो तीन से ज्यादा है, स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमंग यूज किया, मतलब दोनों का सेम है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर तीन या उससे ज्यादा है तो अमंग यूज करेंगे, और दो या दो है तो हम इसका मतलब वहां पर बिटवीन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी समझने वाला टॉपिक है, जो मैं आपको बस इस एक रूल में समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती है इसमें, जीरो कंडीशन होती है, फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जीरो कंडीशन में क्या होती है, अगर कोई फैक्ट हो, अगर कोई साइंस का फैक्ट हो, तो इसका मतलब है कि हम इफ के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल करेंगे और आगे भी प्रेजेंट सिंपल। इफ यू हीट आइस, कि भाई अगर तुम आइस को गर्म करो, इट मेल्ट्स, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव में, सबसे आगे इफ लगा हुआ है, इफ कंडीशन ही बोलते हैं इसको, क्लियर बात। तो जब भी कोई फैक्ट हो साइंस का, तो हमेशा दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, क्लियर बात। ठीक, अब फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन में पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होगा इफ के साथ में, और दूसरे में विल लगेगा, क्लियर है बात। तो इफ आई स्टडी आई विल पास, कि अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा, क्लियर है बात। तो पहला सेंटेंस इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल अगर आता है तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल आएगा, ओके। नेक्स्ट, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प दी पुअर,
ठीक है, ये इमेजिनरी सेंटेंस होता है। इमेजिनरी सेंटेंस होता है, इसमें सबके साथ में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हम वर का यूज करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर वुड आएगा। सेंटेंस जब पास्ट का है तो विल की जगह क्या यूज करेंगे हम? वुड यूज करेंगे। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प दी पुअर। इमेजिनरी सेंटेंस है कि अगर मैं राजा होता तो मैं गरीब की मदद करता। ठीक है, तो इफ के साथ में अगर पास्ट सिंपल आता है तो अगले सेंटेंस में हम वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ट, है ना। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो चुका होता। तो इसमें अगर इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट है तो अगले सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ये रूल होते हैं। क्लियर है बात? तो पहले सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरा फ्यूचर सिंपल होगा। पहला अगर पास्ट सिंपल है तो दूसरे में वुड यूज होगा। तीसरा अगर पास्ट परफेक्ट है पहला सेंटेंस तो अगला सेंटेंस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। और इसके अलावा जो होती है जीरो कंडीशन, इसमें दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के होते हैं क्योंकि वो फैक्ट वाली बात होती है। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो ध्यान दो कि सिंस का यूज कहाँ करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में या प्रेजेंट परफेक्ट में मोस्टली, जिसमें टाइम मेंशन करना होता है। तो जब कोई हमें पॉइंट बताना हो, स्टार्टिंग पॉइंट हमें अगर बताना हो, तो हम कौन सा यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। क्लियर बात? क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। और अगर हमें कभी कोई पीरियड बताना हो, कोई पीरियड बताना हो, ड्यूरेशन बतानी हो कि कोई काम यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ तक चला था या यहाँ तक चल रहा है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। क्लियर है बात? क्या यूज करेंगे? फोर का। ध्यान रखने वाली बात यही है कि ही हैज बीन हियर सिंस 2010, कि वो 2010 से यहाँ पर है। 2010 आया है, एक फिक्स टाइम है हमारे पास, पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? सिंस यूज कर रहे हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, है ना। 2 आवर्स क्या है? एक पीरियड है ना, तो यहाँ से शुरू हुआ था 1 घंटा, फिर 2 घंटा, तो ये पीरियड आ गया। तो पीरियड जब भी आता है तो फोर का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मच, मैनी और लेस, फ्यूअर, इनका यूज कहाँ पर होगा? मैनी और फ्यूअर कहाँ यूज करेंगे? काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। और मच या लेस इनका करेंगे हम अनकाउंटेबल में, जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि पानी, ऑयल, इनको गिन नहीं सकते, तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे? मच या लेस। और जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गया, तो उनकी जगह क्या यूज करेंगे? मैनी या फ्यूअर। जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, इसमें बहुत सारे जो छात्र थे वो क्या थे? अब्सेंट थे। तो स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या यूज किया हमने? मैनी। देयर इज लेस शुगर इन दी जार, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते भाई, 1 शुगर 2 शुगर ऐसे काउंट नहीं कर सकते, तो हमने क्या यूज किया? लेस का यूज किया। इन सब का मतलब होता है कम, है ना। फ्यूअर का, लेस का क्या मतलब होता है? कम। नेक्स्ट देखिए, ईच और एवरी में क्या फर्क है? ईच और एवरी में क्या फर्क है? इसमें देखिए, पहली बात तो ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें कंफ्यूजन वाले सवाल नहीं आते कि ईच या एवरी में से कोई आपको एक चूज करना पड़े, ऐसे नहीं आते। लेकिन फिर भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों सिंगुलर में काउंट होते हैं। पहली बात तो अगर ईच आ गया या एवरी आ गया तो इसका मतलब कि हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। क्लियर है बात? चलिए, इनमें फर्क क्या है? हमने अगर ईच की बात की है, जैसे कि ईच प्लेयर गॉट अ ट्रॉफी, मतलब हर एक प्लेयर को एक ट्रॉफी मिली, इनका मतलब होता है हर, मतलब सब में से प्रत्येक। लेकिन जब हमने ईच की बात कर दी है तो इसका मतलब कि हमने एक एक की बात की है अलग से, है ना। अगर 15 लोग थे तो हमने 15 की एक एक अलग से बात की है। और एवरी अगर हमने बोल दिया तो एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, इसमें भी बात हमने प्रत्येक की है, लेकिन हमने सबकी एक साथ कर दी। हमने सबकी बात क्या कर दी है? एक साथ। ईच में थोड़ा फोकस करके एक एक की बात की जाती है। क्लियर है बात? इतना सा फर्क है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों सिंगुलर में काउंट होते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट, सच दैट, ये दोनों सेंटेंस जब यूज होते हैं तो इनका मतलब क्या होता है? सो क्या है? एडजेक्टिव को जोड़ता है। और सच क्या करता है? नाउन फ्रेज को जोड़ता है। जैसे कि ही इज सो टायर्ड, मतलब दोनों का सेम होता है, मतलब दोनों का सेम होता है, लेकिन यूज अलग अलग जगह होता है। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, भाई वो बहुत ज्यादा थका हुआ है,
इसलिए वो क्या कर सकता है, चल नहीं सकता है। तो टायर्ड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, सो का यूज किया, सच का नहीं किया। और इट वॉज सच अ बोरिंग शो दैट वी लेफ्ट। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बोरिंग शो की बात हो रही है, नाउन फ्रेज है बोरिंग शो। तो उसकी उस उससे पहले हमने क्या यूज किया, सच का यूज किया। तो इतना सा फर्क होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन जो सो है वो एडजेक्टिव से पहले यूज होगा और सच का यूज होगा नाउन फ्रेज से पहले। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ इनफ। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला रूल है। इनफ का यूज कब होगा, एडजेक्टिव के तो बाद में होगा और नाउन से पहले होगा। जैसे कि देखो, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दी बॉक्स। अब स्ट्रॉन्ग इनफ है ना, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि भाई ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग। वो इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, कि भाई वो उस बॉक्स को उठाने के लिए पर्याप्त इनफ मजबूत है। लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसके हमेशा हम क्या करेंगे, इनफ को बाद में यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टाइम है, देखिए अगले सेंटेंस में वी हैव इनफ टाइम। तो टाइम क्या है यहाँ पर, नाउन है, तो उससे हमने क्या यूज किया है, पहले यूज किया। तो इतनी सी बात ध्यान रखने वाली है, मतलब होता है इसका पर्याप्त, लेकिन अगर एडजेक्टिव है तो इनफ को हम सेंटेंस में बाद में यूज करेंगे एडजेक्टिव के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू और टू, TOO और टू, ये जब सेंटेंस में आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। पहली बात तो ये कि नेगेटिव दिखाता ही, पहली बात तो क्या है कि ये इसका मतलब नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, शी इज टू यंग टू ड्राइव, शी इज टू यंग टू ड्राइव, कि वो बहुत ज्यादा यंग है ड्राइव करने के लिए, ड्राइव करने के लिए बहुत ज्यादा छोटी है। तो मतलब इसका ये होगा कि भाई वो नहीं चला सकती क्योंकि वो छोटी है। तो नेगेटिव मतलब है, यहाँ पर टू आ गया और यहाँ पर टू आ गया, शी इज टू यंग टू ड्राइव। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टू हॉट टू ड्रिंक मतलब जो चाय है वो पीने के लिए क्या है, बहुत गर्म है। तो मतलब हुआ कि भाई ये चाय गर्म है, नहीं पी सकते इसको, नेगेटिव मतलब है इसका। तो टू और टू का यूज समझ गए, एक साथ आते हैं ये, लेकिन इसका मतलब होता है नेगेटिव में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम मतलब होता है इनका, कि भाई होने के बावजूद भी, कोई घटना या कोई सिचुएशन ये होने के बावजूद भी, डेस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। जैसे कि डेस्पाइट बीइंग सिक ही प्लेड, डेस्पाइट बीइंग सिक ही प्लेड, भाई बीमार होने के बावजूद या बीमार होते हुए भी उसने क्या किया, खेला। इन स्पाइट ऑफ नॉइस ही स्टडीड, भाई आवाज शोर होने के बावजूद भी उसने क्या की, पढ़ाई की। क्लियर बात। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात इतनी सी है कि डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी, आपको सेंटेंस में डेस्पाइट के साथ में भी ऑफ लगा के दे देंगे तो वो गलत होगा। डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट के साथ में ऑफ आता है, ठीक है। तो इसमें इतनी सी ध्यान रखने वाली बात है, इसके अलावा कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है इसमें। डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आएगा, इन स्पाइट के साथ में, इन स्पाइट के साथ में हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पास्ट में अगर आप कोई पॉसिबिलिटी शो करते हो कि अगर ऐसा होता या उसे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, शी शुड हैव स्टडीड, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, पास्ट की बात है। नेक्स्ट क्या है, ही कुड हैव वॉन दी मैच, मतलब वो मैच जीत सकता था। पास्ट में पॉसिबिलिटी शो की हमने, क्योंकि काम हो सकता था या नहीं हो सकता था, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो उसमें शुड या वो अपने कुड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैव के साथ। क्लियर बात, इतनी सी ये ध्यान रखने वाली बात है। 25 रूल हमने इस वीडियो में देखे हैं, 25 हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसमें आप देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए पूरे 50 ग्रामर रूल्स की, तो आप मेरी प्रोफाइल में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ये डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।